हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आम तौर पर लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जिससे मुताल्लिक आम तौर पर सवाल आते रहते हैं और जितना भी सीटेट का अभी तक एग्ज़ाम हुआ होगा, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। दोस्तों, जो बहुत ही अहम टॉपिक है उसको आज हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये दो जो कवायद से रिलेटेड टॉपिक है, इन दोनों को आप लोग बगौर सुनें दोस्तों और इसको समझ लें, ताकि आगे आने वाले जो सवालात हो उसमें किसी तरह की दुश्वारी ना हो। तो दोस्तों, दो चीज़ आमतौर पर हमको सुनने को मिलता है, दो जो कवायद से रिलेटेड है। एक है इस्तिखराजी, उर्दू में कहते हैं इस्तिखराजी तरीका, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड या निगमन विधि कहते हैं। दोस्तों, इसको बगौर सुन लें क्या होता है और समझ लें। तो कह रहे हैं, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये कवायद की तदरीस का रिवायती तरीका है। कौन सा तरीका है दोस्तों? ये रिवायती तरीका है, ये पुराने ज़माने का तरीका है। इसके तहत तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल, क्या है दोस्तों? डिफिनेशन, यानी तारीफ़ें और उसूल, जो भी उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको रटवाए जाते हैं। दोस्तों, गौर करना इसमें क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। तारीफ़ और उसूल को रटवाया जाता है, मतलब रटने पर, मेमोरी मतलब याद करने पर जोर दिया जाता है। रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। पहले रटवा देते हैं, अच्छे से याद करवा देते हैं, उसके बाद उसका अप्लाई यानी इस्तेमाल करवाते हैं। और आगे है दोस्तों, बच्चे बिला फहम रटते जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है उस चीज़ को समझते नहीं हैं और उसको बगैर समझे हुए उसको रट लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बिला फहम रट लेते हैं। और ये अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला अमल है। आगे चलते हैं। बच्चे ग्रामर या कवायद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं इसकी वजह से। और ये तरीका नामालूम से मालूम की तरफ, यानी नोन टू अननोन, उसूल से मिसाल की तरफ और रूल टू एग्ज़ाम्पल चलता है, जो कि तालीमी और बच्चे के नफ्सियात के भी मुखालिफ है। तो दोस्तों, ये था अपना इंडक्टिव तरीका, जिसको हम कहते हैं इस्तिखराजी या निगमन विधि, जो आम तौर पर जो लैंग्वेज या और भी CDP इसमें पूछे जाते हैं, इससे मुताल्लिक सवाल आते रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। इसके अलावा एक और जो है दोस्तों, जो आम तौर पर टकराते रहते हैं, दूसरा है डिडक्टिव, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इस्तिक़राई आगमन विधि। तो दोस्तों, इंडक्टिव मेथड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, आमतौर पर इससे रिलेटेड सवालात आते रहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये कवायद की तदरीस का कौन सा तरीका है दोस्तों? जदीद तरीका है। इस तरीका के तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है। मतलब तलबा के अंदर जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके और कवायद की तालीम दी जाती है। और आगे चलते हैं। ये तरीका मिसालों से उसूल की तरफ है। दोस्तों, ये कौन सा तरीका है? मिसालों से उसूल की तरफ। मिसाल के ज़रिए से आते हैं कहाँ? उसूल पर और प्रिंसिपल पर, उसको मुतय्यन करते हैं। तो रूल टू एग्ज़ाम्पल जिसको हम कहते हैं। और मालूम से नामालूम की तरफ गामज़न होता है, जो कि नफ्सियात के ऐन मुताबिक है। इस तरह ये तरीका जो है दोस्तों, नफ्सियात के मुताबिक, जो मौजूदा दौर में जो NCF के बाद जो चीज़ लागू हुआ है वो बिल्कुल उसके मुताबिक है। और तलबा की दिलचस्पी इसमें क्या होती है दोस्तों? बरकरार रहती है, क्योंकि इसमें कहा गया है ये तरीका मिसालों से उसूल की, इसमें रटने का तज़किरा कहीं नहीं आता है। दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसको जहन नशी कर लें कि इस्तिक़राई, जिसको इंडक्टिव कहते हैं या आगमन विधि कहते हैं, इसमें रटवाया नहीं जाता है, बल्कि मिसालों से, एग्ज़ाम्पल से प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। तो ये ध्यान जहन नशी कर लें दोस्तों। और इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात हैं, इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। तलबा को कवायद के सबक अलग से ना दिए जाएं, बल्कि उन्हें ज़बान के असबाक से ही मरबूत कर दिया जाए। और ऑप्शन 2 है हमारा, कवायद की ज़बानी मशक़ें तहरीर मशक़ों के मुकाबले ज़्यादा कराई जाए। ऑप्शन 3 है, सानवी ज़बान के लिए कवायद की तालीम मुनासिब है, लेकिन मादरी ज़बान की तालीम में बिलखुसूस प्राइमरी सतह पर उसका बोझ दिलाना मुनासिब नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों,
قواعد پڑھانے کا بنیادی مقصد آموزگار کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے، ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ غور سے سن لیں دوستو۔ ہم آگے چلتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے کوسچنس ہیں اس کو بھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ دوستو کوسچن نمبر 1 ہے، قواعد کی آموزش آموزگار کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے؟ آپشنس ہمارے سامنے ہیں۔ اے ہے صحت و درستگی، بی ہے روانی، اور سی ہے ذخیرہ الفاظ، اور ڈی ہے خواندگی۔ تو دوستو ہمارا 1 نمبر کوسچن جو ہے وہ قواعد کی آموزش آموزگار کو کیا بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ لوگ فٹافٹ سے جواب دیں، اس کا کیا صحیح جواب ہو سکتا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اے، صحت و درستگی۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا اگلا کوسچن ہے، ہر زبان کے اپنے قواعد ہیں اور وہ مطلب یہ قواعد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپشنس 1 ہے ریاست کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ قواعد جو ہیں وہ اس ریاست کے تابع ہوتے ہیں، بی ہے مرکز کے تابع ہوتے ہیں، سی ہے رسم الخط کے تابع ہوتے ہیں، اور ڈی ہے اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ان آپشنس آپ کے سامنے ہیں، کیا صحیح آپشنس ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے طور پر جواب دیں۔ تو دوستو 2 نمبر کوسچن جو ہے اس کا صحیح جواب ہے سی، رسم الخط کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں دوستو، ہمارا اگلا کوسچن 3 نمبر ہے، ابتدائی آوازوں اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشنس ہمارے سامنے ہیں، اے ترسیلی جملوں پر مبنی ہوتی ہے، بی آپشنس اے ہے ترسیل جملوں پر مبنی ہوتی ہے، بی ہے اپنے آپ زبان سیکھنے میں تلفظ کی کوئی جگہ نہیں، سی ہے زبان کی آموزش میں قواعد اور تلفظ یکساں اہمیت رکھتے ہیں، اور ڈی ہے ترسیل کی ایک بنیاد قواعد ہے۔ مطلب ترسیل کا جو ایک بنیاد ہے دوستو وہ ایک قواعد ہے۔ تو دوستو یہ 3 نمبر کوسچنس آپ کے سامنے ہیں، آپ فٹافٹ سے جواب دیں، اس کا کیا صحیح جواب ہو سکتا ہے؟ دوستو ہمارا 3 نمبر کوسچن جو ہے اس کا صحیح جواب ہے اے، ترسیل جملوں پر مبنی ہوتے ہیں۔